Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am coming with taking this video. आज हम बात करेंगे इग्नू PHIC 131 इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके पास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी इग्नू PHIC का सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टार्टिंग से अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी तक का हिस्ट्री पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि इसमें आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 को। यूनिट नंबर 9 को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले जो है हमने यूनिट नंबर 8 कवर किया हुआ था बहुत अच्छे से। यूनिट 8 कवर करने के बाद उससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स को, जितने भी हमने यूनिट्स थे, बहुत अच्छे से कवर किया। आज हम यूनिट नंबर 9 पे बात करेंगे जिसका नाम है उत्तर वैदिक युग में परिवर्तन। जब हमने यूनिट नंबर 8 कवर किया था तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि उसमें हमने वैदिक काल की जो स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल को हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग का वैदिक टाइम पीरियड कैसा रहा था। तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। दोबारा एक बार गो थ्रू हो लेते हैं उसकी तरफ। जब हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ाई की थी और ये चैप्टर्स को पढ़े तो हमने बहुत अच्छे से देखे थे कि वैदिक काल क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उसके स्रोत क्या क्या रहे। तो हमने देखा कि वैदिक काल में जो हमें वेद प्राप्त हुए, जो हमें किताब प्राप्त हुआ, वेद का मतलब था ज्ञान, ठीक है। तो उन वेदों में हमने देखा कि उनकी 4 किताबें थी जो प्रमुख थी। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों में सबसे पुराना वेद जो था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद का जब 10वां भाग निकला, उस 10वें भाग को और आगे जा करके बांटा गया और फिर उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और दूसरे वाले वेद की जो है उत्पत्ति हुई। हमने उसके बाद देखा कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हमने कृषि वगैरह के बारे में पढ़ा बहुत अच्छे से। समाज के बारे में हमने पढ़ा कि पूरे समाज को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ था, ठीक है। वो पूरी की पूरी जो पूरा समाज था 4 कैटेगरी में बांटा था, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे ऊंचा पद जो था वो ब्राह्मण का था, उसके बाद क्षत्रियों का था, उसके बाद वैश्यों का था और सबसे नीचे जो थे वो थे शूद्र। ये 4 कैटेगरी यहाँ पे बटी हुई थी। और कहा गया था कि जो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया गया है वो इसलिए दिया गया क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए उनको ब्राह्मण के नाम से जाना गया। तो ये आपका चैप्टर था। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि जब वैदिक काल के बाद का टाइम पीरियड आया जिसको हमने उत्तर वैदिक काल बोला गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैदिक काल को 2 चरणों में भागा है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो जब वैदिक काल के बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल का जब टाइम पीरियड आया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, ये एंटायर चैप्टर उसी के ऊपर है, ठीक है। तो यूनिट 8 को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करना है। अब आप पूछोगे क्यों भाई इनके ज्वाइन करने की क्यों ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न दैट यू कैन अपडेट योर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो यू कैन आस्क विद अस, ओके। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नॉट बियर टू मच, यू डोंट हैव टू मच टाइम, still you have only 1 or 2 months, so please be focused, give attention and please cover your entire syllabus. Here you are not paying too much attention, just give every day, you just should be give only 1 hour, at least 1 hour. Watch these videos, watch my videos. You can provide because show types of notes, okay. So it's definitely it's very helpful for you to just watch all this video and make short notes, right? So this video is very helpful for you. These steps ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपको पूरे सिलेबस पढ़ने की, बस आपको इतना करने की ज़रूरत है जितना मैंने आपको बोला कि आप वीडियोस को देखो, वॉच एटलीस्ट एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, ओके। यहाँ पे ये चीज़ करनी है। उत्तर वैदिक काल में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो उत्तर वैदिक काल को पहले देखते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, हमने ऑलरेडी बताया है। एक है ऋग्वेद और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद का काल है 1500 से 1000 तक और उसके बाद 1000 से 600 तक का जो काल पीरियड रहा है वो है उत्तर वैदिक काल का। तो अगर उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कोई पूछेगा तो आप सीधा बोलिएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो उत्तर वैदिक का रहा है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में गंगा के मैदानों में विस्तार हुआ, वर्ण व्यवस्था जो कि हमने समाज में पढ़ी थी वो मजबूत हुई और धार्मिक अनुष्ठान यानी पूजा पाठ की चीज़ें और ज़्यादा विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो था, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, नए देवताओं का उदय और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, ठीक है। इस सर्वप्रथम जानना है कि
इनको जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्रोतों की तरफ देखते हैं कि किन किन आधारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तरवैदिक काल में कर्मकांड पड़ा, क्योंकि उत्तरवैदिक काल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो दिखा था वो दिखा था धार्मिक अनुष्ठान को लेकर के। सबसे बड़ी बात कि जो हम वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे, पूरे समाज को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ था, वो कैसे आगे चल के और ज़्यादा कुरूप हुआ, क्योंकि वो आगे चल के बुरे प्रभाव में भी पड़ा। तो यहाँ पर देखिए स्रोत देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जिसे बाद में जोड़ा गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यहाँ लिख दीजिएगा अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ अथर्ववेद आप लोग लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज में हो गया। इस काल के साहित्यिक स्रोत है और इन काल की जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रह्मांड ग्रंथ, रामायण और महाभारत में भी इसकी जानकारी हमें मिलती है साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत की अगर मैं बात करूं तो अभी तक ऊपरी गंगा घाटी में 700 से अधिक चित्रित भूषण मृदभांड, यहाँ मृदभांड लिखिएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ मृदभांड लिखिएगा, अधिक चित्रित भूषण मृदभांड के स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें बहावलपुर, अंतरजीखेड़ा, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुर, जखेरा, ये सारे जो क्षेत्र थे वो प्रमुख थे। अब कहोगे सारे क्षेत्र आते कहाँ हैं, तो ये अधिकतर जो क्षेत्र थे वो थे उत्तर प्रदेश के साइड में, अधिकतर यूपी और बिहार के साइड में थे, ज़्यादातर ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पाए गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो था वो सामाजिक जीवन कैसा रहा है। सामाजिक जीवन, तो ये सामाजिक जीवन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अब हम यहाँ पे। देखो जब हम सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो उत्तरवैदिक काल में सामाजिक जीवन अब 4 वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, यानी कि 4 वर्ण किस तरीके से समाज में एग्जिस्ट कर रहे थे वो साफ साफ नज़र आ रहा था। समाज अब असमानता पर आधारित हो गया। यहाँ पर कोई इक्वालिटी नहीं रही थी, इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं रही थी। जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मांड समाज में उच्च व शूद्र सबसे निम्न था। ब्रह्मा जो थे वो समाज में सबसे ऊंचा था और शूद्र जो थे सबसे नीचे थे। यह इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में कोई टेबल बना लो ताकि आपको याद रहे। इस तरीके से एक पिरामिड टाइप की टेबल बना लो, पिरामिड टाइप की टेबल जिसमें आप 4 कैटेगरी बांट दो। ठीक है, इस तरीके से 4 कैटेगरी बांट दो। यहाँ पर थे ब्रह्मा, बा से ब्रह्मा लिख रही हूँ मैं, उसके बाद थे क्षत्रिय, शा से क्षत्रिय लिख रही हूँ, उसके बाद थे वैश्य और उसके बाद थे शूद्र। तो सबसे ऊंचा स्थान है ब्रह्मा का, उसके बाद क्षत्रिय का, उसके बाद वैश्य का, उसके बाद शूद्र का। ये आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और समझने याद रहेगा एकदम से। ठीक है, तो सबसे ऊंचा स्थान था वो था ब्रह्मा का और सबसे नीचा स्थान था शूद्र का। इस काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ, सगोत्र विवाह भी हुआ। सगोत्र मतलब एक ही गोत्र में विवाह, जो कि आज के समय पे भी एग्जिस्ट करती है। इस काल में पितृसत्तात्मक परिवार अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था और साथ ही पितृसत्तात्मक यहाँ पे परिवार का मुखिया केवल पिता होगा, वंश पिता के आधार पर चलेगा, यानी कि लड़कों को प्रधानता ज़्यादा दी गई थी। अब यहाँ पे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वन प्रस्था और संन्यास आश्रम ये सब भी मौजूद थे। अब आप कहोगे कि दीदी ये सब क्या है, तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि जो आपका पढ़ने का समय होता है, यानी कि ये जो उम्र होती है, मान के चलो 22 से 25 साल तक की ये जो उम्र होती है, इसमें आप ब्रह्मचार्य का पालन करोगे। ब्रह्मचार्य के अंदर ये होता है कि आपको अपने लक्ष्य पर आधारित रहना होगा और सबसे बड़ी बात कि आप कभी विवाह नहीं कर सकते ब्रह्मचार्य पालन करने के बाद। ये आज के समय पे भी है। ब्रह्मचार्य में कभी कोई आपका लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता, कभी आप एक संभोग यानी कि सेक्सुअल रिलेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि विवाह होने के बाद का साफ मतलब है आप अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर ब्रह्मचार्य के अंदर आपको इन सभी मोह माया से दूर जाना होगा, इन सबको त्यागना होगा, तो ये आपको अपनाना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम जो है गृहस्थी पर संभालने पे ऊपर था। वनस्थ आश्रम वन में अपना जीवन बिताता था। सन्यासी जो मोह माया इन सब चीज़ों से दूर चला जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए राजनीतिक परिवर्तन हम पढ़ते हैं। इस काल में जन की जगह जनपद का प्रयोग होता था, यानी कि जहाँ जन यानी कि जन, अब आप बताओगे मैंने आपको जन का मतलब बताया था कि जन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो उत्तरवैदिक काल में उसी जन को जनपद का नाम दे दिया गया था। राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग होने लगा था। कबीले अब क्षेत्रीय पहचान बन गए थे। कबीले क्या बन गए थे? कबीले अब क्षेत्रीय पहचान बन गए थे। कौन सा कबीला कितना बड़ा है वो उसकी पहचान बन गया था। राजनीतिक व्यवस्था बता रही हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा। राजनीति में ये सब परिवर्तन देखने को हमें मिला है। उदाहरण के लिए कुर और पंचाल एक में मिल गए थे। ये देखिए कुर और पंचाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो बिहार के साइड में मिले गए थे। समिति की अपेक्षा सभाएं अधिक शक्तिशाली हो गई थी।
अब लड़ाई में लूटपाट की ही नहीं, लूटपाट की जगह आधिपत्य यानी कि कौन किसके अंडर में कितना राज्य आ रहा है। अब लोग ज़मीन के लिए, अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी के लिए लड़ते थे। यहाँ पर राजाओं के बीच में युद्ध होना शुरू हुआ और यहीं से फिर धीरे धीरे करके जो है राजा महाराजा युद्ध लड़ने लग गए, एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करके उनका राज्य जो है कब्जा करने लग गए। आधिपत्य का मतलब होता है हथियाना। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ा? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण ये था क्योंकि वह क्षेत्रीय अनुष्ठान करवाने के लिए राजाओं को वैधता प्रदान करते थे। उन राजाओं को बोलते थे कि आप पूजा पाठ करवाओ, इससे आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप युद्ध जीतोगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए धार्मिक परिवर्तन आया, जिसमें आप देखोगे तो पुरोहितवाद का एक अलग ही पद निकल के आया और उनका एक अलग ही वर्चस्व निकल के आया। तो कैसे रहा वो? जटिल अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए व्यावसायिक लोगों की आवश्यकता थी जो इस कार्य को निपुण तरीके से जानते थे, जो निपुण थे अनुष्ठानों को करने के लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से वेदों का ज्ञान था, श्लोकों का ज्ञान था, पूजा पाठ का ज्ञान था, उनको पुरोहितवाद का नाम दे दिया गया। ठीक है, जो पूजा पाठ में पूर्ण रूप से निपुण थे, ठीक है, उनको पुरोहितवाद का नाम दे दिया गया। इसीलिए नई सामाजिक व्यवस्था में पुरोहितवाद की उत्पत्ति हुई। ये विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करवाते थे, यज्ञ को संपन्न करवाते थे और इसके बदले उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, उत्तरवैदिक काल के देवता की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख देवता यहाँ पर रहे हैं इंद्र और अग्नि देवता। मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमने पहले ये 8वीं यूनिट में भी कवर किया हुआ है। इंद्र और अग्नि का जो महत्व इस काल में कम हो गया। ठीक है, प्रजापति महत्वपूर्ण देवता और रुद्र का महत्व बढ़ गया। इंद्र को जो है वर्षा का देवता माना गया था। इस समय पे इंद्र और अग्नि की पूजा कम होने लगी। हालांकि अग्नि के ऊपर मिथ है क्योंकि अग्नि पूजा तब भी होती थी, यज्ञ वगैरह में अग्नि का उपयोग होता था। इंद्र का हम नहीं कह सकते। प्रजापति महत्वपूर्ण देवता था तथा रुद्र का महत्वपूर्ण बढ़ गया था। रुद्र भगवान शिव को बोला है प्रजापति यानी कि प्रमुख, प्रजा का पति यानी कि ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मण। तो यहाँ पे ब्राह्मण को प्रजापति का नाम दे दिया गया है, यानी कि ब्राह्मण ही। अब इतना कर्मकांड बढ़ गया है कि ब्राह्मण अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही देवता हूँ। विष्णु को सृष्टि का रचयिता तथा संस्थापक समझा जाने लगा। विष्णु भगवान जी को यहाँ पर माना जाने लगा कि उन्होंने ही रचयिता की है, संस्थापक वही है। और यहाँ पर पुषण जो पहले शूद्रों का देवता हुआ करते थे, पुषण जो थे वो जो अब शूद्रों का देवता कहलाने लगे, जो पहले पशुओं की रक्षा करते थे। यानी कि पुषण जो पशुओं की रक्षा करते थे उन्हें कर्मकांड की वजह से शूद्रों का देवता बना गया कि तुम शूद्रों का देवता पुषण है। और पुषण का काम क्या था? केवल पशुओं की रक्षा करना। यानी कि शूद्रों को इतना नीचे गिराया गया कि उन्हें एक ऐसे देवता को दिया गया जो पशुओं की रचना करते हैं। और कहीं ना कहीं शूद्रों को भी पशुओं के भांति ही समाज में जो है जगह दी जाती थी। इतना था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए लोक परंपरा अगर मैं बताऊँ, उसके बाद लोक परंपरा किस तरीके से रही। तो अथर्ववेद में कई लोक परंपराओं की बात की गई है। विशालता का पता चला। ये समाज में व्यापक और व्याप्त विश्वासों और अंधविश्वासों पर आधारित ग्रंथ थे। बहुत सारे देवता, राक्षस, पिशाच इनकी स्तुति की जाती थी। तंत्र मंत्र, जादू टोने, इन सबकी बात की गई थी। उस समय पे तंत्र मंत्र, जादू टोने, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी जिन पर लोगों का विश्वास होता था। और ये सारी चीज़ें क्यों थी? सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से। इस काल में ब्राह्मणों का जो विरुद्ध एक कड़ी प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, यहाँ पर लोगों के ब्राह्मणों के विरुद्ध एक कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अब हम आर्थिक परिवर्तन को देखते हैं। दोआब और जो मध्य गंगा घाटी की जो उपजाऊ ज़मीन के कारण कृषि का विकास होने लगा बहुत अच्छे तरीके से, उसकी पैदावार बढ़ी। सबसे बड़ी बात कि लोगों के उपयोग से जंगलों को साफ किया गया, कृषि का क्षेत्र बढ़ा। जितने जो जंगलों भरे हुए थे, जितने मैदान में, उनको काट के उनकी जगह कृषि की जाने लगी। कृषि की गई तो वहाँ से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन से विनिमय हुआ, विनिमय से धन प्राप्ति हुई। ठीक है, ये होने लगा। कृषि क्षेत्र का विस्तार बढ़ा। लोहे के हल और कुदाल जैसे औजारों का प्रयोग कृषि उत्पादन में किया जाने लगा। उत्खनन से लोहे की नुकीले धातु, तीर, भाले, ये सब बनाए गए जो कि शिकार में भी काम आते थे। मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था का प्रचलन होने लगा। मिश्रित कृषि व्यवस्था यानी एक ही खेत में सीजन के हिसाब से खेती की जाती थी। अच्छी पैदावार के कारण राजसूय यज्ञ में दूध, घी और पशुओं के साथ अनाज भी चढ़ाए जाने लगे।
साहित्य में 8, 12 और 20 बैल तक जोते जाने के प्रमाण है, यानी कि एक एक किसान के पास 20-20 बैल थे जो जोते जाए। तो अंदाज़ा लगा करके देखिए कि उसके पास कितनी एकड़, कितनी बड़ी ज़मीन रहा होगी खेती करने के लिए। तो ये था आपका यूनिट नंबर 9। आई होप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब और मेक श्योर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। अब आप यूनिट नंबर 10 देखिए और हम इस वीक के एंड तक सिलेबस ख़त्म करेंगे। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें और अगर कोई डाउट वगैरह तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही जल्दी अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।